हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जो आपके अप्रैल में होने वाला 5 तारीख और 18 तारीख यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने। एक का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आगे है प्रश्न नंबर 2। माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से किन से संबंधित है? ग्रीक। माइक्रोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है छोटा। 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। माइक्रोज एक ग्रीक शब्द है। ऑप्शन बी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया है? मार्शल ने। 3 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। सामान्य वस्तु यानी नॉर्मल गुड्स का मांग वक्र यानी कीमत मांग वक्र का ढाल नेगेटिव होती है। 4 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सीमांत उपयोगिता निकालने का सूत्र निम्न में से कौन है? सीमांत उपयोगिता का सूत्र होता है कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे क्वांटिटी में परिवर्तन। MU बराबर डेल्टा TU बटे डेल्टा Q, जो कहीं पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ना तो ऑप्शन ए में है, ना तो बी में है, ना तो सी में है। सी में थोड़ा लग रहा है लेकिन उल्टा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। इनमें से कोई नहीं। सीमांत उपयोगिता MU का सूत्र होता है TU में चेंज बटे क्वांटिटी में चेंज, यानी MU बराबर डेल्टा TU भागा डेल्टा Q, जो कहीं दिख नहीं रहा है। 5 का हो जाएगा उत्तर, इनमें से कोई नहीं, डी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच शून्य होती है, क्योंकि आवश्यक या अनिवार्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन होने से मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी मांग में कोई चेंज नहीं होता है। तो जब दाम के चेंज होने से मांग में कोई चेंज नहीं होगा, मांग में प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसको पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं, यानी शून्य लोचदार मांग। 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच क्या होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसीलिए गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच पॉजिटिव होती है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा। 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या की जाती है। 8 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? मौद्रिक लागत में इनमें से किसको शामिल करते हैं? पहला सामान्य लाभ को, दूसरा व्यक्त लागतें को, तीसरा अव्यक्त लागतें को, चौथा उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। ठीक है, मौद्रिक लागत में यहाँ पर सबको शामिल करते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। औसत लागत वक्र होता है यू आकार का। AC यानी एवरेज कॉस्ट औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। 10 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? औसत आगम और कीमत एक है, ये तो बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, औसत आगम रेखा ही मांग रेखा होती है, यह भी सही है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हाँ, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, यहाँ पर ए और बी दोनों बात औसत आगम के लिए सही है। औसत आगम को कीमत भी कहते हैं और औसत आगम रेखा को मांग रेखा भी कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन उत्पादन का सक्रिय साधन है? उत्पादन का इनमें से कौन सक्रिय साधन है, सबसे एक्टिव फैक्टर है? तो उत्तर होगा श्रम यानी श्रमिक। श्रमिक यानी लेबर उत्पादन का सबसे अधिक सक्रिय साधन होता है। 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फर्म के संतुलन में क्या होता है? फर्म के संतुलन में एम आर बराबर एम सी होता है, सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत होता है। 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है आपको ढूंढना है। देखिए पहला ऑप्शन है, वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, पूर्ति रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर सब बात सही है। पहला बोल रहा है वस्तु का दाम और पूर्ति के बीच पॉजिटिव संबंध होता है, ये बात तो सही है। दूसरा बोल रहा है पूर्ति रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठती है, ये भी बात सही है। अगला ऑप्शन सी बोल रहा है पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पूर्ति की लोच को मापने का सूत्र है। ऑप्शन बी, पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। 15 का सही उत्तर हो जाएगा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी भागा क्यू बटे पी। ठीक है, 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, एकाधिकार प्रतियोगिता की अवधारणा किसने दिया? चैम्बरलिन ने। एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का अवधारणा चैम्बरलिन ने दिया है। ऑप्शन बी सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा था कि किसी वस्तु की कीमत मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? ये बात किसने बोला है कि मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा कीमत तय होता है? मार्शल ने। ठीक है, मार्शल ने कहा है कि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा वस्तु का दाम तय होता है। जहाँ पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, वहीं पर किसी वस्तु का संतुलन कीमत तय होता है। 17 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, निम्नलिखित में से किसने मूल्य निर्धारण में समय तत्व की अवधारणा प्रस्तुत किया? इनमें से कौन मूल्य निर्धारण में समय तत्व के बारे में बताया था? मार्शल ने। मार्शल ने ही मूल्य निर्धारण में समय तत्व का अवधारणा प्रस्तुत किया था। 18 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय यानी अवधि को कितनी अवधियों में बांटा गया है? पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितने पीरियड में बांटते हैं? 2, 3, 5, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर होगा 3। पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अल्पकाल, दूसरा अति अल्पकाल और तीसरा दीर्घकाल। ठीक है, मार्शल ने उत्पादन समय को 3 भागों में बांटा है पूर्ति के आधार पर, अल्पकाल, अति अल्पकाल और दीर्घकाल। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 पीरियड में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20,
एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? विभेदीकृत उत्पादन, बाजार का पूर्ण ज्ञान, विक्रय लागतें, ए और बी दोनों। बोल रहा है एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? विभेदीकृत उत्पादन तो है, विक्रय लागतें भी हैं, तो ए होगा और सी होगा। ठीक है, ए और सी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? एक क्षेत्र, क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति, वस्तु का एक मूल्य, डी नंबर इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। बाजार का यहाँ पर सब विशेषता है, एक क्षेत्र भी, वस्तु का एक मूल्य, क्रेताओं विक्रेताओं की उपस्थिति, सब गुण मार्केट का होता है। मार्केट उसको बोलते हैं जो एक एरिया में लगता है, क्रेता विक्रेता की उपस्थिति अनिवार्य होती है और वस्तु का एक मूल्य होता है। यानी 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, पूर्णतः बेरोजगार। अति अल्पकाल में पूर्ति को कम बेसी नहीं किया जा सकता है, यानी पूर्ति चेंज नहीं होगा दाम चेंज होने पर भी, इसलिए पूर्णतः बेरोजगार होगी। 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णतः बेरोजगार। चलिए हम लोग अभी इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेट 3 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 22 MCQ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें, जो आपके अप्रैल में होने वाले जैक बोर्ड फाइनल एग्जाम 2022 के लिए वरदान साबित होगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।